वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान संतुलन, जिसका पार्ट 3 आज हम ले रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब किसी देश की लेनदारियां और विदेशों के प्रति उसकी देनदारियां दोनों आपस में बराबर होती हैं तो भुगतान संतुलन इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी कि उसमें साम्यता रहती है। लेकिन यदि किसी कारणवश उसकी लेनदारियों और देनदारियों में अंतर उत्पन्न हो जाए तो ये भुगतान संतुलन में असाम्यता कही जाती है। भुगतान असंतुलन में असाम्यता कई प्रकार की होती है और अनेक कारणों से यह असाम्यता पैदा होती है। जब कभी भुगतान संतुलन में असाम्यता पैदा होती है तो यह अनेक परस्पर संबंधित तत्वों का परिणाम होती है, जिनको एक दूसरे से पृथक करना मुश्किल होता है। भुगतान संतुलन में प्रमुख रूप से असाम्यता के प्रकार या काइंड्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वह इस तरह से है, जिनमें हम सबसे पहला बिंदु ले सकते हैं चक्रीय असाम्यता, साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यापार चक्रों के कारण जब किसी देश के भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न होती है तो उसे हम चक्रीय असाम्यता के रूप में जानते हैं। और अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो हम पाएंगे कि व्यापार धंधे के अनुक्रम की विशेषता उतार चढ़ाव होती है, स्थिरता या क्रमबद्धता नहीं होती। इस संबंध में प्रोफेसर फेयरचाइल्ड कहते हैं कि हमारे आधुनिक समाज में आर्थिक शक्तियाँ अधिक समय तक साम्य अवस्था में नहीं रहती हैं, उनमें निरंतर उच्चावचन फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। फलतः अर्थव्यवस्था में कभी अल्पकालीन मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तो कभी अवसाद की स्थिति यानी कि मंदी की स्थिति आती है। जब विभिन्न देशों में तेजी और मंदी की गहनता और व्यापकता में भिन्नता हो, विभिन्न देशों में व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का समय अलग अलग हो, विभिन्न देशों में आयात के लिए मांग की आयलोचशीलता अलग हो या विभिन्न देशों में आयातों के लिए मांग की कीमत लोच अलग अलग हो, तो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों के कारण किसी देश के भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो जाती है। भुगतान संतुलन में चक्रीय असाम्यता के लिए कुछ अन्य परिस्थितियां भी उत्तरदायी हो सकती हैं, जैसे कि मौद्रिक असाम्यता उस समय उत्पन्न हो जाती है जब दूसरे देशों की अपेक्षा एक देश की कीमतों और धन के सामान्य स्तर में अधिक परिवर्तन आते हैं। तो इस तरह व्यापार चक्रों के कारण जो भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न होती है उसे हम चक्रीय असाम्यता के रूप में जानते हैं। दूसरा हम लेते हैं दीर्घकालीन असाम्यता, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। जब अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर अग्रसर होती है तो यह असाम्यता अर्थव्यवस्था में होने वाले धीरे धीरे
कार्य करने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। यह असाम्यता बहुत से तत्वों जैसे पूंजी निर्माण, जनसंख्या में वृद्धि, उत्पादन की प्रणाली में सुधार, बाजार का विस्तार, व्यावसायिक संगठन में सुधार तथा संसाधनों में परिवर्तन आदि के कारण उत्पन्न होती है। एक अर्धविकसित देश या विकासशील देश अपनी आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए और अपने देश का विकास बढ़ाने के लिए, उसकी गति को तीव्र करने के लिए उसको अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और उस पूंजी की पूर्ति वह घरेलू बचत से नहीं कर पाता है। और घरेलू बचत की इस कमी को पूरा करने के लिए यदि पर्याप्त विदेशी सहायता उपलब्ध न हो तो इन देशों को भुगतान संतुलन में दीर्घकालीन असाम्यता का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं को लें तो वहाँ बचत की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनका अपने ही देश में लाभदायक निवेश संभव नहीं होता। साथ ही उनके आयातों की मात्रा भी उनके निर्यातों की तुलना में कम होती है। अतः इन अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी का बहिर्गमन होना आवश्यक है। अगर पूंजी का बहिर्गमन नहीं होता है तो ये देश भुगतान संतुलन में दीर्घकालीन अतिरेक का अनुभव करते रहेंगे। जैसे कि हम उदाहरण लें, अन्य बातें समान रहने पर यदि ए देश में जनसंख्या की वृद्धि दर बी देश की तुलना में अधिक है तो ए देश बी देश के साथ अपने भुगतान संतुलन में दीर्घकालीन घाटे से पीड़ित रहेगा, क्योंकि अन्य बातें समान रहने पर चूंकि ए देश में जनसंख्या की वृद्धि होती है तो वहाँ पर आयातों की आवश्यकता अधिक होगी और निर्यातों की जो क्षमता है वो घट जाएगी जनसंख्या वृद्धि के कारण, और परिणाम स्वरूप उस देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा, यानी कि उसमें असाम्यता उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा हम लेते हैं संरचनात्मक असाम्यता, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। अब यह असमानता जो है वह निर्यात या आयात या दोनों की मांग और पूर्ति की दशाओं में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। अब संरचना संबंधी जो परिवर्तन है या असमानता है उसके कई स्रोत हैं, जिसमें अगर हम लें कि मांग का रूप, तो जब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में तीव्र गति से वृद्धि होती है या आय के वितरण में परिवर्तन हो जाता है तो मांग के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। यानी कि मांग के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण वहाँ पर अगर मांग बढ़ जाती है, वास्तविक आय में वृद्धि हुई है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा और विभिन्न वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ने लगेगी। इन बढ़ी हुई मांगों की पूर्ति के लिए चूँकि देश में उन वस्तुओं की पूर्ति करना कई बार संभव नहीं होता तो विदेशों का आश्रय लेना पड़ता है, यानी कि आयात बढ़ जाते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो भुगतान संतुलन है उसके अंतर्गत असाम्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात पूंजीगत हानि के रूप में लें तो युद्ध या प्राकृतिक प्रकोपों या किसी अन्य कारण से जब भारी पूंजीगत हानि होती है तो दूसरी और इस स्थिति में संबंधित देश निर्यात करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात नहीं कर पाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसके आयातों की जो मात्रा होती है वह निर्यातों की मात्रा की तुलना में अधिक हो जाती है। यानी कि एक तो उस देश में पूंजीगत हानि के कारण जो है संसाधन नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, वहाँ पर जो वस्तु और सेवाएं निर्यात की जाती थी पहले वो अब नहीं हो पाती, जिसके कारण से एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाते हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं और असाम्यता उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात अगर हम लें तो
दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह में परिवर्तन जो है वो भी इसके अंतर्गत अपना योगदान देता है। दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह में परिवर्तन, जब दीर्घकालीन पूंजी की पूर्ति या दिशा में परिवर्तन आता है तो प्राप्तिकर्ता देश की उत्पादन संरचना में असंतुलन आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन गंभीर रूप से असंतुलित हो जाता है। इसके अलावा संस्थागत परिवर्तन आते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रचना के अंतर्गत निहित रहते हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का संचालन किया जाता है। जैसे कि जब एक देश अपने प्रशुल्क को बढ़ा देता है या कोटा प्रणाली लागू कर देता है और आयात संबंधी नियंत्रणों को और कठोर बना देता है, तो इसके परिणाम स्वरूप दूसरे देशों के भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब एक देश अपने आयातों को कंट्रोल कर लेता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में दूसरे देशों की निर्यात कम हो जाता है, जिससे कि उन देशों के भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा मौद्रिक कारण भी इसमें अपना योगदान देते हैं कि मौद्रिक कारणों से असंतुलन उस समय उत्पन्न होता है जब देश में मुद्रा प्रसार होता है, कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं, जिससे भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा मौद्रिक असंतुलन के साथ साथ विनिमय दर का जो असंतुलन है वह भी इसके लिए उत्तरदायी हो जाता है कि जैसे अगर कोई देश अपनी मुद्रा का पुनर्मूल्यन करता है आयातों को प्रोत्साहन देने के लिए और आयातों को हतोत्साहित करने के लिए और निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में भी जो है अर्थव्यवस्था में दूसरे देश के अंतर्गत यह हो सकता है कि वहाँ पर भुगतान असंतुलन उत्पन्न हो जाए। इसके अलावा संरचना संबंधी प्रवृत्तियां जो हैं वो भी भुगतान संतुलन में अपना योगदान देती है। असंतुलन में कि कभी कभी उत्पादन के एक साधन का मूल्य बढ़ जाता है तो उस स्थिति में दूसरे साधन का उपयोग बढ़ जाता है, क्योंकि पहले साधन का मूल्य बढ़ जाने से उसकी मांग कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बात करें तो इटली में श्रम की कीमत में वृद्धि हो गई थी और पूंजी पर जो ब्याज था वो पहले जितना ही था। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पूंजी प्रधान तकनीकें थी उनका उपयोग बढ़ गया, जिससे क्या हुआ कि पूंजी की कमी हुई, लेकिन श्रम की कीमतें बढ़ गई थी तो साथ में उसका भी उपयोग नहीं हुआ, यानी कि बेरोजगारी भी बनी रही। तो इस कारण भुगतान संतुलन में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया। साथ ही विभेदात्मक सरकारी नीति के कारण भी कई बार असाम्य उत्पन्न हो जाता है। यदि हमारी आयातों की मांग बेलोचदार और निर्यातों की विदेशी मांग लोचदार हो और हमारे आयातों और निर्यातों पर कर लगा दिया जाए तो हमें घाटे के रूप में असंतुलन की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी देश की निर्यात में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत कम है और इन वस्तुओं का उत्पादन भी कम हो जाए तो कुल मिलाकर उसके निर्यात बहुत कम हो जाएंगे, जिसके कारण से उस देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने की स्थिति में आ जाएगा। इसके अलावा व्यापार की जो शर्तें हैं वो भी असाम्यता को उत्पन्न करती हैं। इनमें हम ले सकते हैं कि यदि आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें गिर जाएं किंतु निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें और भी ज़्यादा गिर जाएं, या आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें पहले जैसी रहे किंतु निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें गिर जाएं, या आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएं किंतु निर्यात वस्तुओं की कीमतें गिर जाएं, या आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएं और निर्यात वस्तुओं की कीमतें पहले जितनी रहें। तो इन सभी परिस्थितियों में होगा यह कि निर्यात
का मूल्य कम हो जाएगा, आयात का मूल्य अधिक होगा, जिसके परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन पर प्रभाव आएगा और भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा चौथा हम लेते हैं अस्थायी असाम्य। जब अल्पकालीन या अस्थायी कारणों से भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न हो जाता है तो इन कारणों के खत्म होने पर भुगतान संतुलन का असाम्य भी स्वतः ही खत्म हो जाता है, तो उसको हम अस्थायी असाम्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि किसी देश में किसी समय किसी वर्ष में सपोज सूखा पड़ जाए, अकाल आ जाए, बाढ़ की स्थिति आ जाए और फसलें नष्ट हो जाए, तो उस वर्ष देश को यकायक भारी मात्रा में अन्न का आयात करना पड़ सकता है क्योंकि फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो उस वर्ष उस देश का जो भुगतान संतुलन है उसमें असाम्यता उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अगले वर्ष अगर सभी कुछ जो है सामान्य रहता है तो यह असाम्यता भी अपने आप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है स्थायी या आधारभूत असाम्य, जिसको हम कहेंगे परमानेंट डिसइक्विलिब्रियम। जब किसी देश के भुगतान संतुलन में जो असाम्यता है वो लंबे समय तक चलती रहे और उन असाम्यता के कारणों के निकट भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावना भी न हो, तो यह आधारभूत या स्थायी असाम्य कहलाता है। जैसे किसी देश में मुद्रा प्रसार, ऊंची मजदूरी दर आदि के कारण उत्पादन की लागत ऊंची होने की प्रवृत्ति हो जाती है, तो उस देश का निर्यात व्यापार कम हो जाएगा और भुगतान संतुलन में स्थायी असाम्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि भुगतान संतुलन में असाम्यता के डिसइक्विलिब्रियम के कई प्रकार हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में हो सकते हैं। आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।